अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी HBL PSL एडिशन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ पे। PSL के एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी जो मैच हुआ जिसके ऊपर हमने कल प्रोग्राम के अख्ताम में थोड़ी सी बात की, आज इसके ऊपर बात की जाएगी। मैच क्योंकि मुकम्मल हो चुका है और आज एक और मैच खेला जाएगा जिसके बारे में आगे चल के प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन पहले थोड़ी सी बात करते हैं आगाज़ में जो गुज़िश्ता रोज़ मैच हुआ है उस हवाले से। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और दोनों टीम्स के हवाले से कल टीम सिलेक्शन के ऊपर बात हुई, इंडिविजुअल परफॉर्मर्स के हवाले से बात हुई और ख़ास तौर पे कप्तान बाबर आजम जो पेशावर ज़ल्मी के हैं उनके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन की है। उनके स्ट्राइक रेट के हवाले से जैसे बात हो रही है थ्रू आउट, वो भी ये सिलसिला जारी रहा। मैच का थोड़ा सा आपके सामने स्कोर कार्ड शेयर आपके साथ कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। पेशावर ज़ल्मी ने इनफैक्ट इस्लामाबाद ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, तो पेशावर ज़ल्मी की टीम जब पहले बैटिंग करने आई तो 156 रन उन्होंने किए 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर। और इस इनिंग्स में जो ख़ास बात थी वो बाबर आजम उनके कैप्टन टॉप स्कोरर रहे, 58 गेंदों पर 75 रन नॉट आउट उन्होंने स्कोर किया। देन मोहम्मद हारिस जो उनके साथ खेलने आए थे, बड़ी अच्छी उन्होंने स्टार्ट किया, इनिंग्स स्टार्ट की, 21 गेंदों के ऊपर 40 रन किए, लेकिन उसके बाद कोई भी बैट्समैन अनफॉर्चुनेटली टिक कर नहीं खेल सका और ये वाहिद पार्टनरशिप थी जिसके अंदर लग ही रहा था कि स्कोर जो है वो 200 से ज़ायद हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कोर जो है वो सिर्फ 156 तक महदूद रहा। और ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह यह थी कि जनाब हसन अली ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, 4 ओवर में 35 रन देके 3 विकेटें ली। मुबशिर खान ने 1 ओवर में 5 रन दिए और 1 विकेट ली, और शादाब खान ने 4 ओवर में 26 रन देके 1 विकेट ली। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जब चेज स्टार्ट किया तो बड़ी शानदार बैटिंग हमें देखने को मिली। रहमानुल्लाह गुरबाज की 62 रन उन्होंने किए 31 गेंदों पर, और वेंडोसान उन्होंने 29 गेंदों पे 42 और आसिफ अली ने 13 गेंदों पे 29 रन स्कोर किए। जिमी नेशम ने 2 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट ली। अरशद इकबाल ने 3.5 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट, और उस्मान कादिर ने 4 ओवर में 50 रन देकर 1 विकेट ली। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे इस मैच के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे मेहमान। आप एक ब्रॉडकास्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं और बड़े अच्छे कमेंटेटर भी हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं। बहुत सारे सवालात भी हमें मौसूल होते हैं, आज उनके सामने रखेंगे और इस पर गुफ्तगू होगी। पहले मेहमान हमारे मुनीर उल हक साहब, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुनीर भाई, कल के मैच के हवाले से पहले थोड़ी सी बात हो जाए। गुज़िश्ता रोज़ मैच जो खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, स्टार्ट की जैसे बात हो रही थी अभी कुछ देर पहले कि स्टार्ट बड़ा अच्छा था, एक मौके पे लग ही रहा था कि आज 200 प्लस स्कोर बोर्ड के ऊपर सेट होगा। विकेट भी बड़ी फेवर करती हुई नज़र आई, बड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट स्टार्ट में नज़र आ रही थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक चेंज आया और शादाब ने जैसे ही हारिस को आउट किया और उसके बाद मैच चेंज हो गया। क्या कहेंगे, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तबसरा कीजिए जी। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जब 76 रन हो गए थे, 7 ओवर्स हुए थे और उस वक्त तो 200 बिल्कुल ऑन लग रहे थे, लेकिन जैसे ही मोहम्मद हारिस की विकेट गिरी उसके बाद ऐसा लगने लगा कि फिर चरागाह में रोशनी नहीं रही। ये के बाद धीरे विकेटें गिरती गई और उसके बाद 156 रन ही बना सकी 8 विकेटों पर। तो क्रिकेट में कल हमने गैर यकीनी रन जो क्रिकेट का होता है वो एक बार फिर देखा। एक टीम बिल्कुल सेट चल रही थी, इतना जबरदस्त स्टैंड उनको मिल गया था 76 रन का, और लग रहा था कि जी अब तो 200 तो कहीं नहीं गए क्योंकि 13 ओवर से खेल बाकी था। लेकिन क्या डिबैकल हुआ कि फिर वो सिंगल फिगर्स में ही ज्यादातर खिलाड़ी उनके आउट होते चले गए और ऐसा लगा जैसे वो पतझड़ जो होते हैं ना, जिसमें दरख्तों से पत्ते झड़ने लगते हैं, कुछ उस तरह से उनकी विकेटें गिरती रही और फिर वो मैच काफी हद तक उस वक्त जो ग्रिप थी वो टूट गई। फिर भी 157 रन का टारगेट था, सोच रहे थे कि 157 रन बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं होते, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी बैटिंग की। आपने जिक्र किया रहमानुल्लाह गुरबाज का, बहुत अच्छी बैटिंग, उनको एक दो चांस जरूर मिले लेकिन उधर मुश्किल थे। और फिर वेंकट हुसैन तो पूरे टूर्नामेंट में ही बहुत अच्छी कर रहे हैं और वो बहुत दर्शनदा सितारा हैं। अगर हम क्रिकेट की दुनिया की बात करें, टेस्ट में भी, वनडे में, तो T20 में भी वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो कल के मैच में यही कहेंगे कि पेशावर ज़ल्मी का स्टार्ट बहुत अच्छा था, लेकिन कहते हैं ना कि पावर प्ले बहुत अच्छा खेले लेकिन मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में बिल्कुल नहीं चल सके और बाद में उसका भरपूर फायदा उठाया। तो वन साइडेडली कहेंगे
15 ओवर भी नहीं हुए थे और उन्होंने 4 विकेटों पर टारगेट पूरा कर लिया था। तो अच्छा है, नेट रन रेट भी बढ़ गया इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद की टीम पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर आ गई, तो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर रही है प्ले ऑफ्स में पहुंचने के लिए। बिल्कुल ठीक है। मुनीर भाई, ये फरमाइएगा कि ये कैप्टनसी के हवाले से बात हो रही है, ये प्रॉब्लम कहाँ नजर आता है? अब थोड़ी सी बात हो जाए, जरा मुश्किल बात है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पे आजकल आपको पता है जिस तरह के तबसरे कर रहे हैं और सवालात पूछ रहे हैं, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। ये लास्ट ईयर बाबर आजम के पास जब ये कराची किंग्स की कप्तानी थी, रिजल्ट यही आ रहे थे। इस दफ़ा पेशावर की कप्तानी थी, लोग ये कह रहे थे कि शायद इस दफ़ा कुछ होगा, कुछ मिरेकल करेंगे, अपने जलवे दिखाएंगे। बैटिंग में तो समहाउ वो कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर, लेकिन क्या कप्तानी में भी कोई फ्लॉ है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है? देखिए, बाबर आजम की कप्तानी को लेके तो हमने देखा है कि काफी अच्छे से बातें चल रही हैं, क्योंकि इस वक्त तो करंटली तो वो पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट पे कैप्टन हैं। और कल प्रेस में भी उनसे किसी ने पूछ लिया था कि आप कराची किंग्स में थे तो पूरी तरह हार रही थी टीम, और अब भी आप कप्तान नहीं है तो इमाद वसीम की टीम भी हार रही है। तो उस पर थोड़ा मुस्कुराए, कहने लगे कि ये सवाल जो है आप कराची किंग्स से करें, मैं कराची किंग्स का कोच नहीं हूँ। लेकिन बाबर आजम की कप्तानी को लेकर इश्यूज तो बहरहाल अपनी जगह बरकरार हैं और उस वक्त तक रहेंगे जब तक हमें उनमें अग्रेशन नजर नहीं आती, जब तक उनकी वो टाइटल नहीं जितवाते अपनी टीम को, जब तक वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छे कप्तान नहीं हो जाते। देखिए, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। जी, बाबर आजम परफेक्ट बैट्समैन है, परफेक्ट बैटर है, इसमें कोई शक नहीं है। और किसी भी फॉर्मेट के इस वक्त वाहिद प्लेयर है जो टॉप 3 में है तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट के। वनडे में तो वो टॉप पर हैं। तो वो तो बिल्कुल अपनी का सही है, लेकिन जहां तक कप्तानी की बात करें तो शायद वैसी कप्तानी वो नहीं है, अग्रेशन वो चीज जो हमें चाहिए होती है स्पेशली T20 क्रिकेट में, अभी उसमें लैग कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि वक्त के साथ कुछ फर्क पड़ जाए। इसीलिए हमने देखा है कि पाकिस्तान में कुछ तब्दीली की बात भी हो रही थी। शान मसूद को लाया गया था वनडे टीम में कि शान मसूद को वनडे का कप्तान बना सकते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो वो बात अभी यहाँ रुक गई है। लेकिन कप्तानी में अभी मजीद बेहतर बनाने की जरूरत तो है और उनको देखना पड़ेगा कि किस तरह से अग्रेशन। शादाब उनसे बेहतर लगते हैं बात दफा में T20 की बात करें, मोहम्मद रिजवान उनसे बेहतर लगते हैं T20 कैप्टनसी की बात करें, तो ये थोड़ा सा देखना होगा अभी बाबर आजम को खुद अपने तौर से। ठीक है। अच्छा मुनीर भाई, अब थोड़ी सी बात हो जाए जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर हमने देखा बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मर हमें नजर आए। आसिफ अली ने कल बड़ी अच्छी बैटिंग की, देन आसम खान बड़ी अच्छी हिटें लगा रहे हैं, और बाकी जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज की अगर बात करें, बड़ी अच्छी बैटिंग उन्होंने की है। तो ऑल एंड ऑल बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में सारे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए? देखिए, आज जो मैच है इस्लामाबाद और कोयटा का, डेफिनेटली जो इस्लामाबाद की चल रही है सूरत हाल, उसमें एज तो आज इस्लामाबाद को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोयटा के लिए भी चूंकि अब वो डू और डाई वाली सिचुएशन आ रही है, 4 में से वो 3 मैच हार चुके हैं। अगर आज भी हार जाएंगे तो फिर वो तो कराची की तरह 5 में से 4 मैच वो भी हार जाएंगे, तो फिर तो प्ले ऑफ से पहुंचना उनके लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, बड़े अच्छे प्लेयर हैं इस्लामाबाद में, और जो आसिफ अली की बात की, उनको तो मतलब की गेंदें मिल रही हैं, और उनको अगर मतलब की गेंदें मिल जाए तो वो तो बाउंड्री से बाहर पहुंचा देते हैं। ये कैरिज़मा तो उनमें है, लेकिन उनको अगर डिफिकल्ट गेंद की जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल में भी होते हैं। कोयटा की अगर हम बात करते हैं तो मार्टिन कप्टिल ने सेंचुरी की, एक मैच वो जीते भी कोयटा वाले, उनको 5 लाख रुपए नदीम उमर साहब जो उनके ओनर हैं उन्होंने उनको इनाम भी दे दिया। लेकिन उसके बाद हमने देखा 2 इनिंग्स उनकी मुख्तसर रही। विल स्मिथ इनके एक बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं जो अभी हमें नजर आ रहे हैं बेंच पे बैठे हुए, उनको आज खिलाया जा सकता है। उमर अकमल के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनको खिलाया जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा, वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम में नजर आ रहे हैं। प्रेशर उनके पास बहुत ज्यादा है। हफीज को कभी 8वें नंबर पर लाया जाता है, कभी 4थे नंबर पर, कभी उनसे ओपन बॉलिंग कराई, कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे। जो हम कहते हैं कि ना कि एज का एक असर नजर आता है, तो वो शायद हमें मोहम्मद हफीज में बड़ा क्लियरली नजर आई है कि हफीज को अब अपना सोचना पड़ेगा, या तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को परफॉर्मेंस दें, अगर उनको खिलाया जाए, नहीं तो फिर वो अपने मुस्तकबिल का फैसला कर ले तो ही बेहतर है। बॉलिंग अच्छी है, हसनैन है, नवाज है इनके पास, कैस अहमद इनके बड़े अच्छे स्पिनर हैं तो है। हफीज भी अच्छी गेंदें कर लेते हैं, लेकिन अभी उनका वो दूसरा नसीम शाह उनके बड़े अच्छे पास उनके पास हैं, तो नहीं है। अब जेसन रॉय, इफ्तिखार अहमद, इन लोगों को कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अगर कोयटा की टीम की इंपॉर्टेंट मैच जीतना चाहती है तो। ऑलराइट। अच्छा, अब थोड़ी सी बात होती है इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर की कि हसन अली बड़े अरसे के बाद पेस जनरेट कर रहे थे। अब ये इसको आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि उनकी फिटनेस के हवाले से तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हो रहे हैं
लोग जानना भी चाहते हैं कि वो आया मुकम्मल फिट हैं या नहीं है। लेकिन कल जब पेस जनरेट कर रहे हैं तो लग ही रहा था एक मौके पर कि शायद कि वो अपने फॉर्म में वापस आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इनको मौका नहीं दिया जा रहा था, इनको मौका इंटरनेशनल क्रिकेट में दिया गया तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही। जी। उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे अब दोबारा हसन अली को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए, जिस तरह उन्होंने पहले मेहनत करके डोमेस्टिक खेल के वापस आए थे। लेकिन डेफिनेटली कल जो हमने देखा तो उनकी लाइन और लेंथ बहुत अच्छी थी जी स्पीड के साथ जी। साथ, और इतनी अच्छी गेंद कर रहे थे कि उनको बाकायदा बीट कर रहे थे बॉलर्स को, जो एक बड़ी अच्छी चीज मुझे नजर आई हसन अली में। तो अच्छा कमबैक है उनका, और स्पेशली इनके लिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि हसन अली का फॉर्म में आ जाना और अच्छी गेंदें करना। तो ये उनका मुबशिर खान को हमने देखा, अच्छे स्पिनर हैं, कल उन्होंने भी बड़ी अच्छी, पहला ओवर तो बहुत ही अच्छा उन्होंने किया था। जी। तो बॉलिंग में उनके पास और भी हैं, शादाब खुद अच्छी फॉर्म में मुझे नजर आए, रोमान रईस समझदारी से गेंदें करते हैं। तो बॉलिंग में तो खैर इतना वो नहीं है, लेकिन बैटिंग में खासी डेप्थ है। अब उनको देखना होगा कि किस तरह से इनके प्लेयर चलते हैं। लेकिन अभी भी आई स्टिल फील के कल के मैच के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का थोड़ा हौसले बुलंद है, इसलिए कोयटा को ज्यादा मुश्किलात हो सकती हैं आज के हो मैच सकती हैं। ठीक है मुनीर भाई, एक चीज़ का और ज़रा जवाब दीजिएगा कि हम टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे कि साइम अयूब बड़ा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है, उसकी जो क्रिकेटिंग शॉट्स हैं वो बड़े आउटस्टैंडिंग हैं, बड़ा केपेबल नज़र आता है और चारों तरफ खेलना भी जानता है। लेकिन ये कल जो आउट होने का मंजर आपने देखा कि बॉल स्ट्रेट किया और उसको कट करने के लिए गया, पता नहीं किस पोजीशन में था वो, शायद बॉल के ऊपर आया भी नहीं और क्या हुआ। तो ये बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। क्या हम बहुत जल्दी कर रहे हैं इसको स्टार बनाने में जैसे हम हमेशा करते आए, या आपके ख्याल में क्या है? क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि कल साइम अयूब जो है वो बड़ा एक्सक्लूसिव बैट्समैन है और विकेट बड़ी सपोर्टिव थी, तो उसको चाहिए था कि कल जो है वो कुछ करके दिखाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, साइम अयूब को अब तो मेरा ख्याल है मौका मिला है, तो वो सही है जो मौका मिला है। इससे पहले जब 2016 में वो खेले थे, कोयटा ने खिलाया था, तो उस वक्त तो शायद हम कह सकते थे अर्ली हैं, लेकिन अब डोमेस्टिक में परफॉर्म करके वापस आए हैं। जी। और पहले मैच में तो उन्होंने 60-65 रन की बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, जिसके बाद इनका बड़ा नाम लिया जा रहा था। कल थोड़ा सा जल्दी कर गए, कल वो लाइन में आए बगैर खेल गए, अभी उनको आए हुए इतना वक्त नहीं हुआ था। थोड़ा सा मेरा ख्याल है गेंद को समझना चाहिए था, एक गलत शॉट खेल गए, खासा जगह दे दी उन्होंने शॉट को खेलने में, जिसकी वजह से ये आउट हो गए। तो थोड़ा जल्दी कर गए वो, लेकिन अभी स्टिल बहुत टाइम है इनके लिए कि ये परफॉर्मेंस दिखा सके, और नजर आया है पोटेंशियल। इनको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं, जो बड़े हैं, जो फॉरेनर आए हैं, वो भी बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं इनको। तो उम्मीद है कि साइम अयूब अगले मैचेस में इंशाल्लाह ओवरकम करेगा अपनी मिस्टेक्स को, और ये जो जल्दी करने वाली बात है, इससे जो है वो अगर इसको ठीक कर लेता है तो फिर जो है वो जनाब सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा जी, अब आगे खबरें ये हैं कि मैं चाहूँगा इस हवाले से भी बात हो जाए कि जो बाकी के मैचेस हैं, ये जनाब कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से लाहौर की जगह जो है वो कराची में ही रखे जाने के इम्कानात हैं। इजलास क्योंकि अभी जारी है, इस हवाले से कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। क्या इतलात हैं मुनीर भाई? ज़रा ये भी तो बताइए कि ये बाकी मैचेस जो हैं वो लाहौर में होने थे, वो कराची में क्यों करवाने पर इसरार किया जा रहा है, ये फरमाइए। देखिए, बात यह है कि जो पंजाब में गवर्नमेंट है वो इंटरिम गवर्नमेंट है। जी जी। और पंजाब की इंटरिम गवर्नमेंट ने जो है वो 45 लाख रुपए 45 करोड़ रुपए मांग लिए पीसीबी से, ये जो अखराजात हो रहे हैं मैचेस में। अब पीसीबी ने 5 करोड़ तो दिए, बाकी नहीं दिए, क्योंकि बाकी जो पंजाब की गवर्नमेंट अगर होती, इंटरिम नहीं होती, तो शायद वो उसको कहीं से पूरा करती। अब ये अचानक से जो पैसे मांगे गए हैं, ये तो एक खलबली मच गई है। कल रात से हम ये देख रहे हैं कि बार बार ये बातें हो रही हैं कि बकिया जो मैचेस हैं वो शायद कराची में खेले जाएंगे, क्योंकि यहाँ सिंध में गवर्नमेंट है और वो इसको शायद पैसा ना मांगे पीसीबी से। लेकिन फ्रेंचाइजर्स, एक दो फ्रेंचाइजर्स ने बड़ा इसमें नाराजगी का इजहार किया है, जो जराए बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि पीएसएल के मैचेस जहाँ शेड्यूल हैं वहीं होने चाहिए। अगर सारे किसी भी वजह से सिमट कर यहाँ आ जाते, और पीसीबी को ये चीज पहले से जहन में रखनी चाहिए थी, या फ्रेंचाइजर्स को एतमाद में लेना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है बड़ा हॉट डिस्कशन हो रहा होगा अगर पीएसएल का इजलास चल रहा है। नजम सेठी साहब के लिए भी आसान नहीं है इस तरह का कोई डिसीजन लेना, क्योंकि अगर फ्रेंचाइजर्स को कोई नुकसान होता है या उनको इस मद में देने पड़ते हैं तो वो ऑब्जेक्शन तो रेज होगा। अब देखते हैं इसका क्या हल निकलता है। हम सब इंतजार में हैं कि इसका कोई आए जवाब, तो फिर हम इसको देखते हैं। लेकिन मैचेस अगर जहाँ शेड्यूल है ना वहीं हो तो ज्यादा मजा आएगा यासर। हाँ, ये तो वहाँ के लोग मुंतजर हैं और वहाँ लोग मैचेस को देखना चाह रहे हैं। देखिए, पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग,
बेहतर है कि इसको कराची सुपर लीग ना बना दिया जाए कि सारे मैचेस कराची में हो। तो बेहतर होगा कि जहाँ जहाँ स्केड्यूल है वही मैचेस हों। बिल्कुल ठीक है मुनीर भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ मैचेस स्केड्यूल हों वहीं पे ये मैचेस जो हैं वो करवाए जाएं, और तभी इसका मज़ा ज़्यादा आता है। तमाम शायकीन को जो है वो यकसा मौका मिलना चाहिए। जैसे मुल्तान में बड़ा अच्छा क्राउड आ रहा है, कराची के अंदर निस्बतन कम है, और लाहौर में होगा वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, और ख़ास तौर पे जब लाहौर के अपने मैचेस वहाँ पर होते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें हमें लोगों की पार्टिसिपेशन नज़र आती है। ये एक बड़ा अच्छा साइन है। चलें जी, अभी ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। स्टूडियोज़ में भी हमें ज्वाइन किया है हमारे एनालिस्ट ने, सैयद फैज़ान बाकर साहब ने, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया फैज़ान आपका शुक्रिया। और मैचेस जारी हैं, आपकी पेशगोई जो है वो काफ़ी हद तक सही साबित हुई, और आप कराची के हवाले से जो मैच में पेशगोई कर गए थे तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जी। और अब ज़रा बात हो रही थी नए खिलाड़ियों के हवाले से, तो मुनीर भाई हमारे साथ हैं गुफ्तगू में, और फैज़ान साहब से आप ज़रा बात हो जाए ज़रा मैचेस के हवाले से। ये साइम अय्यूब के हवाले से भी बात हो रही थी, परफॉर्मेंस से मुतमईन है ज़रा कुछ जी। कल जो उन्होंने मुबस्सिर को खेला ना, तो वो समझ रहे शायद शुएब मलिक या हफीज गेंद कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता है वो बच्चा मुबस्सिर जिसका मुकाबला इस फर्स्ट क्लास सीजन में कासिम मुकरम के साथ दोनों सेम नेचर के ऑलराउंडर ऑफ स्पिनर प्लस बैटर हैं, और मुबस्सिर की विकेटें बहुत ज्यादा हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है और शार्प अंदर करता है बॉल सीधा, और उसके बाद ब्रेक भी उसको आता है करना। तो वो मुबस्सिर को लीड ये कर सके, और उन्होंने जो इस तरह पहले ही गेंद पे मार दिया था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका का, इस बार में थोड़ा सा गैप बनाऊंगा। तो देखिए हर बॉल गैप बनाना जरूरी है, मगर उसके लिए कट वाला बॉल को कट किया जाता है और आगे के बॉल को आगे से खेला जाता है। साइम अय्यूब कुछ ऐसा नजर आ गया, तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं कि ठीक है फॉर्म लगी हुई है, मेरे नजरों में हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं जो बल्ले मारूंगा वो चली आएगी। शायद ये भी हो सकता है, शायद हो सकता है उन्होंने रीड ना किया बॉल को अर्ली, तो वो कहते हैं प्रेमिडिटेट कभी नहीं होना चाहिए बैटर को। बॉल जब तक पिच ना हो जाए तो आप उसको खेले, उसको सोचने कहाँ खेलना है। तो साइम अय्यूब थोड़ा सा फ्लोरिश करने के चक्कर में जल्दबाजी कर गया, और ये कराची के एतबार से साइम अय्यूब को नुकसान है। ये पंजाब का लड़का होता कभी इस तरह ना करता, वो अपनी बारी लेके फिर रन करता है। अच्छा। ये चालाकी सीखनी चाहिए हम कराची के लड़कों को भी, कि अपनी क्रिकेट अच्छी क्रिकेट खेलता है वही खिलाड़ी है जो दिल का बड़ा होता है। सही उन्होंने कल शो किया, ठीक है बोल्ड हो गया, बट उसने कम से कम इंटेंट तो शो किया, टीम के लिए रन करने किया। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में आप देखें 50-50 वनडे खेलने के बाद भी धक्का लगा रहे होते प्लेयर लाइक नहीं। अच्छा चलें इसको इस तरह देख लेते हैं कि चलो मुकाबला करते हैं। इसके एज ग्रुप के अंदर अगर कोई करीब करीब है तो हैदर अली है जी। वो अपनी जगह तो उसने सिक्योर करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा मैच उसकी वजह से हाथ से निकला है। नहीं वो तो टास्क पर है ना वसीम अकरम साहब के। अच्छा, वो वसीम अकरम साहब के टास्क पर है, सलमान इकबाल साहब के टास्क पर है। देखिए उसने एलन दुनिया का बहुत बड़ा बैट्समैन है, वो बॉर्डर से नहीं जेम्स नहीं हैदर अली, डॉन ब्रेडमैन के बाद अगर कोई बैटर है तो वो हैदर अली है। और आप इस बात को समझे, जेम्स को आउट कराना जरूरी था, टास्क दिया गया था। अच्छा, अगर वो रन आउट ना होता तो जाहिर कराची जीत, तो कराची को खुशी होती, तो कराची को खुश नहीं रहने देना। जैसे लाइट नहीं बिजली नहीं, ऐसे कराची की जीत नहीं, तो ये खुशी नहीं देती। तो मैनेजमेंट जिम्मेदार है आपके ख्याल में उसको? देखिए जिम्मेदार क्यों नहीं है, मतलब मैं कहता हूं मैनेजमेंट ये फैसला कर क्यों नहीं पा रही कि जब 2 मैचों की नाकिस परफॉर्मेंस से शर्जील बाहर हो सकते हैं, तो 5 मैचों में 150 से हैदर अली क्यों नहीं बाहर हो सकते? किसकी ऐसी सपोर्ट है पीछे हैदर अली के? अटक में, एबटाबाद में, फैसल क्रिकेट क्लब के पीछे कौन है जिसके हैदर अली खेले जा रहे हैं? ऐसा कोसी इन्होंने परफॉर्मेंस दी है हैदर अली ने, वर्ल्ड कप भी उठा लीजिए आप, पास्ट भी उठा लीजिए। तो वसीम अकरम साहब को, और वो अखलाक लड़का जो लास्ट ईयर कलंदर में था, इस्लामाबाद यूनाइटेड में था, लाहौर का बच्चा है, T20 प्रोडक्ट है, अखलाक कराची किंग में होते हुए एज अ कीपर भी वो खेल सकता है, मगर वेट है आपके पास, ठीक है आप कीपर निकला, तो ऐसा बेटा अखलाक को क्यों नहीं खिलाया जिसके लास्ट पीस में 50-50 रन है? तो आप अखलाक को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? ठीक है अगर आपने उसको नहीं खिलाना शर्जील को, तो अखलाक को खिला लें आप, और शर्जील है तो आपके लिए इतनी प्रोडक्ट है, आप पाकिस्तान के खिलाने की बातें करना शुरू कर देते हैं। ये एकदम आप कराची किंग से 2 मैचों की परफॉर्मेंस से बाहर बिठा देते हैं। तो और ये काम हैदर अली के लिए क्यों नहीं हो रहा? अच्छा जी, आपके पास और भी बैट्समैन लोग हैं, आप उनको तैयब ताहिर को क्यों नहीं ट्राई आउट कर रहा है कराची किंग्स से? हैदर अली जब इतनी परफॉर्मेंस है, 5 लास्ट 50 है उसके डोमेस्टिक के वनडे कप में और T20 में, तैयब ताहिर की पाकिस्तान के स्क्वाड में 12 में 13 में उसको रख लिया गया। तो ये सिस्टम मैनेजमेंट भी आता है ना। 23 का पूल इस्तेमाल कौन करेगा? स्विमिंग पूल तो है नहीं कि मछलियां डाल दी तैरती रहेंगी। तो वसीम अकरम, यान बोथा, रवि बुपारा, ये सब जिम्मेदार है ना, इतना हैवीली पेड हो रहे हैं पाकिस्तान। और बात रही आपकी अभी जो मैं सुन रहा था मुनीर भाई की और आपकी गुफ्तगू, पंजाब में मैच, तो क्या मुल्तान का सिंध में आ गया क्या? नहीं, मुल्तान में 5 मैच कैसे हो गए? नहीं, यहाँ मैं मोहसिन नकवी साहब को, निगरान हुकूमत को आड़े हाथ लूंगा कि बिजनेस माइंड पीपल जो लोग होते हैं ना, जो चैनल मालिकान जरूर है मगर बिजनेस माइंड, तो इन्होंने मुल्तान में 5 मैच क्यों होने दिए? तब क्या अखराजात नहीं हुए? अब असल में लाहौर को सिक्योर रखना है बुराई से,
निगरान हुकूमत से काम संभलेगा नहीं, बात ये है। तो इसलिए पेसल यहाँ हुकूमत भी नहीं मांग रहे, यहाँ का अवाम भी खून चूसते रहो कराची वालों का, तो अपने मैचेस यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। ये तो शायकीन के लिए करवाया नहीं सर, शायकीन नहीं चाहिए, शायकीन ने मैच देख लिया ना उसके लिए कराची मुतालबा है। नहीं, कराची वालों को कोई मुतालबा नहीं है। कल की 5 घंटे की मुश्किल हालात से कराची शहर के बंद होने से ट्रैफिक के, अब कराची का मुतालबा है कि 9 मैच हमारे लिए इनफ है, हो गए पीएसएल के, जहां जिधर मकाम था वो उधर लेके जाया जाए और वो उसके वो पैसे भरे, सब कुछ करें जो उसका। सिंध हुकूमत नहीं मांगे तो मतलब आप खून ही चूस जाए सिंध की आवाम का। ये आवाम हुकूमत का पैसा थोड़ी है, आवाम का पैसा लगना है, सिक्योरिटी में लगना है, हमारे टैक्सेस का पैसा। तो पंजाब के आवाम को भी टैक्सेस ले लो थोड़ा, उनको भी खून चूस लो भाई, क्यों सिर्फ कराची और सिंध की आवाम रह गई आपके लिए। तो आप समझते हैं कि ये वजह जिसकी वजह मैं बिल्कुल देखे ना, कल अगर आप वो देखते बिजली के हालात सब्जी मंडी पे 4:30 बजे जिन स्कूलों की छुट्टी होती है इवनिंग स्कूल, वो रात को 9:30 बजे तक रोड पर थे। मैं इसका गवाह हूँ, आई विटनेस हूँ। कल अगर कराची शहर में 50 शादियां थी तो लोग वहां पे 5% नहीं पहुंच सके। ऐसा ही है, ये बात आपकी सही है कि वाकई ट्रैफिक हैसल है, और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि क्योंकि शहर की इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं है कि यहाँ पर कुछ वो करवाए जा सके। लेकिन उसके बावजूद चलें, अब अपना राउंड जो है वो मुकम्मल हो रहा है और बात क्रिकेट की थोड़ी सी कर लेते हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है। मैं मुनीर भाई से इस बारे में थोड़ी सी चाहूँगा ज़रा बात कर लूँ, क्योंकि आपने जो है 2-3 चीज़ों की निशानदेही तो की है और साथ में ये भी कह दिया कि जनाब मैनेजमेंट चाहती नहीं है कि जो मैच जो है वो जीता जाए, वरना तो वो यकीनन कुछ ऐसी चेंजेस करते हैं जिसकी हम निशानदेही कर रहे हैं। मुनीर भाई क्या कहेंगे? आपने गुफ्तगू सुनी फैज़ान बाकर साहब की, इन्होंने निशाने बना कर जो है ना ताक के निशाने लगाएं और जिम्मेदार सारी मैनेजमेंट को उन्होंने ठहराया है, और जो 3 प्लेयर्स के इन्होंने नाम दिए हैं, अब अगर वो डिजर्विंग हैं, जो कि हमने डोमेस्टिक में देखा, तो उनको क्यों मौका नहीं दिया जा रहा और उनके ऊपर इसको तरजीह दी जा रही है, हैदर को और दीगर खिलाड़ियों को? ऐसा क्यों है, ये फरमाइए। बहुत शुक्रिया आपका। फैजान बाकर साहब को मेरा सलाम। इन्होंने जो तैयब ताहिर का नाम लिया ना, उनको तो मैं पहले मैच से देखना चाह रहा हूँ कि तैयब ताहिर साहब को, तैयब ताहिर को आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा, ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन एक चीज और भी है यासिर, कि कोई भी कोच या कोई भी कप्तान या कोई भी हेड कोच ये नहीं चाहता कि उसकी टीम हारे पीएसएल में। कामयाबी तो सब चाहते हैं, बेहतर टीम सेलेक्ट करना चाहते हैं। कहीं कहीं पे ये चीजें भी आ जाती हैं कि जी शर्जील को ड्रॉप किया गया तो हैदर अली को ड्रॉप क्यों नहीं किया गया। ये चीजें बिल्कुल माइंड में आती हैं जब आप देखना चाहते हैं कि कराची की टीम आगे जाए। बीइंग एज ए कराचीआइट, हर शख्स चाहता है कि उसकी टीम जीते, लेकिन जब इतने अरसे से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, लास्ट ईयर तो बिल्कुल डिबैकल था इनका, तो ये चीजें तो बात होंगी। तो ताहिर तैयब को तो मेरे हिसाब से फौरी तौर से इनको खिलाना चाहिए। हैदर अली में पोटेंशियल तो अपनी जगह है, एक मैच में उसने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन जिस तरह उसने थोड़ा सेल्फिशनेस दिखाई और रन आउट करा दिया जेम्स इनको, वहां से मैच उनके हाथ से निकल गया। और उसके बाद वो खुद भी एक चीज और कल हारिस खान ने भी बड़ी अच्छी कही थी, वो कट शॉट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और कट शॉट में वो थोड़ा सा खेलने में रिलेक्टेंट होते हैं, उनका इतने मजबूत नहीं है कि वो, तो उसको किसी और तरह से उनको गेंद को खेलना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। टेक्निकली क्योंकि हारिस खान ने बहुत क्रिकेट खेली है, 400 ज्यादा फर्स्ट क्लास विकटे हैं, तो पॉइंट उनका सही था। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि कोई भी टीम ये नहीं करती कि जानबूझ के, क्योंकि देखिए उनका तो पूरा स्टेक लगा हुआ है ना। वसीम अकरम को नहीं होगा इस दफा भी तो उनको हटा दिया जाएगा, फिर वो कोई और फ्रेंचाइज ढूंढेंगे या दूसरे उनके जो कोचेज हैं। यहाँ इशू ये है कि टीम कॉम्बिनेशन भी, लेकिन आखिरी मैच में बिल्कुल हारा हुआ मैच जितवा गए थे माज वसीम की, अगर हम बात करें बड़ी अच्छी बैटिंग कर दी थी, लेकिन फिर वो बड़ा क्रूशियल टाइम था, 4 गेंदों पर जब 6 रन चाहिए थे तो बैन कटिंग आउट हो गए, एक गेंद उनसे मिस हो गई, अगली गेंद पर वो आउट हो गए, तो वो मैच बिल्कुल हाथ में आया हुआ मैच उनके हाथ से निकल गया। तो और फिर कराची जो मैचेस हारा है बड़ा क्लोजली हारा है, ज्यादा मार्जिन से नहीं हारा, तो नेट रन रेट का तो इतना इशू शायद उनका नहीं है, लेकिन पॉइंट्स का बहुत इशू है कि 5 में से 4 मैच हार गए, तो ये एक बहुत इशू आगे मस्ट विन उनके लिए होगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मुझे याद है मैं खुद उस प्रेस ब्रीफिंग में था जी, जब 3 मैच लगातार हार गए थे तो इमाद वसीम से सवाल भी किया जा रहा था कि अपने ही होम ग्राउंड पर जब 3 मैच हार गए हैं और कल आपका मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन से है, फिर आपको कराची से बाहर जाके खेलना है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुश्किल वक्त है मगर यही चैलेंजिंग वक्त है, हम कोशिश करेंगे वैसे पहले लाहौर को हराएं, फिर आगे मैचेस भी हम जीते। तो लाहौर को तो हरा दिया था उन्होंने, लेकिन अगले मैच में बिल्कुल जीता हुआ मैच भी वो अपने हाथ में नहीं ला सके, जो पहले हार रहे थे फिर जीतने की पोजीशन पहुंचे और इन द एंड जो है वो हार गए। कुछ चीजें हैं जो कराची के हवाले से भी है,
लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कोयटा को विली स्मिथ को और कराची को तैयब ताहिर को जरूर खिलाना चाहिए अगले मैच। ज़रूर मौका देना चाहिए फैज़ान, ये तो बात सही है कि डोमेस्टिक में हम उसकी परफॉर्मेंस तैयब ताहिर की देखते हुए आए थे और हम ये सब सोच रहे थे कि उसको मौका देना चाहिए, डिजर्विंग प्लेयर है, लेकिन क्यों ये नज़रअंदाज किया जा रहा है। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि फेलियर आफ्टर फेलियर, अगर आप 1 2 3 मैचेस हार जाएं तो चलो बात ठीक है कि कोई बात नहीं, आगे आप कम बैक कर सकते हैं। पिछले सीजन से जो जिंक्स है वो अभी तक टूटने का नाम ही नहीं ले रही, तो ये कैसे ओनर्स हैं, और ओनर्स के बारे में भी वो कुछ कह दीजिए कि क्योंकि ये हम देखते हैं कि जैसे हमें फवाद राना साहब थे, बहुत प्रोएक्टिव नज़र आते थे, बल्कि हाइपर एक्टिव नज़र आते थे, अपनी टीम के हवाले से फिक्रमंद रहते थे और मीडिया पे कोशिश भी करते थे कि उस हवाले से ज़्यादा आए भी। टैलेंट हट में सबसे ज़्यादा काम भी उन्होंने किया, हर जगह हर शोबे में वो नज़र आए, वो लगता है वाकई एक फ्रेंचाइज है जो वो काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर तो सारी चीज़ें हमें बिल्कुल अगेंस्ट नज़र आती हैं, क्यों, इसकी क्या वजह है, क्यों इतना इंटरेस्ट कम है? मुनीरुल हक साहब का एहतराम, और बहुत सीनियर आदमी है, बहुत बड़ा नाम है। देखिए बहुत सारी बातें जो मुनीर भाई नहीं कह सकते, मगर मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में कहा मैं खुल के कह सकता हूँ। और मुनीर भाई का तबसरा हमेशा हम सुनते आए हैं, और रेडियो चाहे वो डॉन टीवी, तो मुनीर भाई ये बात यूं नहीं कह सकते कि जाहिर है कि उन्होंने एक अपने उसमें रहते हुए उसमें काम करना। मैं आपको बताऊं, कराची किंग और कोयटा ग्लेडिएटर को मैं मोरिद इल्जाम इस बात का डराता हूँ, मालिकान से लेकर टिल टॉप बॉटम तक, उसमें मोइन खान साहब भी शामिल हैं, आजम खान जो उनके मैनेजर हैं। इसी तरह कराची किंग में वाइस प्रेसिडेंट तारिक वसी साहब और उनके मैनेजर नवेद रशीद साहब जो यार वैसे भी मुंसलिक हैं। यहाँ कराची के शहजादे के नाम पर एक खिलवाड़ किया गया, करोड़ों पे मेहरान स्पाइस कंपनी से स्पॉन्सरशिप के नाम पर लिए गए, और वो एक सीजन करा के मुश्ताक करोड़ों फाइन, उसके बाद वो बाइंड मिसिंग। वो आपने देखा ना जो फिल्म आई थी पीके, पाकिस्तानी पीके भी घूम रहा था शहरी, वो मिसिंग लेके घूम रहा है। तो मैं पीएसएल के प्लेयर्स की मिसिंग ढूंढ रहा हूं आज तक। सुहेल अख्तर ये तो आंख का तारा होते हैं, पाकिस्तान में खिलाने की बात होती है, लाहौर के अंदर के कप्तान होते हैं, ये पीएसएल से गायब है। ठीक है, आगा सलमान अभी आपकी टेस्ट वनडे टीम का स्क्वाड का हिस्सा होते हैं, इस पीएसएल में आगा सलमान गायब है। ठीक है, उमर सिद्दीक एक प्लेयर आते हैं लाहौर से, मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी करते हैं, गायब है। दिशान अशरफ एकदम से इतना बड़ा नाम बन जाते हैं, अब इस पीएसएल से दिशान अशरफ गायब है। तो ये जो मिसिंग पर्सन की है ना, जैसे हमारे यहाँ सियासी लोग रोते हैं मिसिंग पर्सन, ऐसे में पीएसएल के मिसिंग पर्सन। और रही बात मालिकान की, देखिए सलमान इकबाल साहब के मामला कुछ और भी बहुत सारे हैं, जाहिर है अभी बहुत सारी चीजों, अब उनके पास वो सपोर्ट भी नहीं रही हुकूमती। ठीक है, वो पिछली हुकूमत थी तो उनके वारे नियारे थे, एटीवी के वाइस प्रेसिडेंट वसीम अकरम, लेकिन जीते तो दोस्तियां कारोबार भी साथ है ना, तो वसीम अकरम पे उंगली भी उठाना आसान नहीं है, क्योंकि सारे कारोबार भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं एटीवी के। तो वसीम अकरम साहब से सवाल हर लम्हे होना चाहिए, क्रिकेट खेलना। अच्छा, जिसको देखे वो वसीम अकरम का आके बोलता है नहीं इतना बड़ा हमारा मुल्क के लेजेंड है। सर मैंने उनके लेजेंड होने से इनकार थोड़ी, वो एक अलग डिग्री थी, वो खेल चुके, पास्ट है, माजी है, करंट। 15 मैच अगर ये कोई और कोच होता तब तो उसकी तो छुट्टी हो चुकी होती, और उस पर 150 इल्जामात लगा चुके। तो ये वसीम अकरम साहब ठीक है, 16 मैच हारने के बाद भी, और वसीम अकरम अपनी सीट पे बैठ के पैर दिखाने थे टीवी पे आगे, तक हमको लगेगा मैं बहुत हमदर्द हूं कराची का। तो कराची में सारे पाए आए हैं भाई कराची के नाम पर, वसीम अकरम हो चाहे इमाद वसीम हो, शुएब मलिक हो। शुएब मलिक परसों का मैच से पहले क्या कर गया था, वही हुआ जो मैच जिताने वाला हो जिताते। 9.60 की एवरेज दरकार थी जब शुएब मलिक ग्राउंड पर क्रीज पर आए। 22 साल कैरियर में भी अगर वो 10 बॉलों पे 25 रन की सलाहियत नहीं रखते, 200 की ये एवरेज टारगेट से नहीं खेल सकते, तो अब उनको चाहिए कि सिर्फ टेनिस के मैचेस देखें और अपने दुबई में हमारे मुल्क की जान छोड़े। ऐसे एक्सपीरियंस, कल भी मिसाल दी थी, एक बूढ़ा होना एक बुजुर्ग होना फर्क है। मुनीरुल हक साहब बुजुर्ग है, बूढ़े उम्र से गुजर जाती है, बूढ़ा कहलाता है वो। इनके तजुर्बा हारिस खान साहब ने कल इतनी बड़ी बात हैदर अली की टेक्निक में बात की, ये राइट बात है कि वो हर बॉल पर कट खेलने जा रहा है। उसको वसीम अकरम साहब क्या बता रहे हैं नेट में, योहान बोथर, रवि उपारे, जिनको आपने बैटिंग कंसल्टेंट लिया हुआ है, वो लोग क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। 6-6 मैच गुजर गए। गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुनीर भाई भी हमारे साथ लाइन पर ही रहेंगे, उनसे भी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम।
वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी हमारे एक्सपर्ट से मैचेस के हवाले से पीएसएल के, और साथ ये कि ये जो आने वाले मैचेस हैं इसमें क्या एक्सपेक्टेशंस है, ख़ास तौर पे उन टीमों से जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर में नज़र आ रही हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सैयद फैज़ान बाकर साहब, मुनीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। एक और हमारे मेहमान हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और क्रिकेट के ऊपर बहुत देर से काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ग्रास रूट लेवल के ऊपर। मुनीर कादरी साहब, उनको मैं वेलकम करूंगा। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये अभी कुछ देर पहले गुफ्तगू हो रही थी मैचेस के हवाले से और ख़ास तौर पे कराची के हवाले से। फैज़ान बाकर साहब जो है उनको बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कराची का नाम तो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कराची की टीम जो है वो कारकर्दगी दिखाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। और ख़ास तौर पे मैनेजमेंट ने जिन खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मौका दिया और जिन पे कम एतबार किया, जैसे शर्जील हैं और दीगर खिलाड़ी और तैयब ताहिर वगैरह है, तो इसकी क्या वजह है? क्या ख़ुद दिलचस्पी नहीं है? क्योंकि फैज़ान बाकर साहब की गुफ्तगू से ये तासुर मिला कि शायद वो ख़ुद दिलचस्पी नहीं रखते। फरमाइए। ऐसा तो नहीं है कि दिलचस्पी रखते हैं, बल्कि कुछ तासुर मनफी जाता है जब हम मुस्तकिल एक बड़ी तादाद में मैचेस हारते रहें। जी, क्रिकेट के अंदर जीत और हार अपनी हैसियत रखती है और जीत हार कभी कहते हैं माने भी नहीं रखती, लेकिन जब इवेंट हो और जिसमें 1 और 2 का मुकाबला हो या 3 टीम जो है वो क्वालिफाई करें फाइनल राउंड के लिए, उसमें इसकी अहमियत होती है। जब हम मुकाबले पे आए हैं तो मुकाबला जीतना हमारी अव्वलीन शर्त और अव्वलीन ज़रूरत और अव्वलीन कदम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि नाक़दीन कह लें, तबसरा-निगार कह लें या शायकीन की एक बड़ी तादाद इस बात पे मुस्तरिब है, उसके अंदर एक खलिश है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि कराची की टीम जो है वो एक ज़माने में जो लाहौर कलंदर थी वो कराची की टीम बहुत ज़्यादा बन गई है। यानी मुस्तकिल अच्छा खेलते हुए नजर भी आ रही है और हारे जा रही है और पॉइंट टेबल पे हमेशा बॉटम के अंदर इस पर नजर आ रही है। और क्या वजह है जिसकी वजह से कराची का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है और कराची को उसकी नुमाइंदगी नहीं दी जा रही? बिल्कुल ठीक है। हमारा और तमाम साथियों का यही ख्याल है, आप समेत, कि अगर कराची की एक टीम बन रही है तो आप ही के पास फार्मूला है ना। कंप्यूटर तो कोई चीज़ नहीं, कंप्यूटर तो इंसानों ने बनाना है, जो सॉफ्टवेयर डालेगा वो काम करेगा। तो आया कराची के साथ ये सुतैली माँ का सलूक क्यों है? कराची का नाम इस्तेमाल हो रहा है और मोस्ट नहीं बल्कि तकरीबन एक बड़ी तादाद जो है वो कराची से हटके दूसरे शहरों की जो है वो कराची की नुमाइंदगी करती है। अब यही देखा जाए तो कोयटा ग्लेटर्स जिसे कहते हैं तो लोग कहेंगे भाई कोयटा से, तो कोयटा और कराची में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोयटा के अंदर इतना स्टफ नहीं है हमारे पास जो हम ये कहेंगे जी कोयटा की पूरी 11 की खिलाड़ी की टीम होनी चाहिए थी। उसमें हमारा 3 से 4 खिलाड़ी बहुत से बहुत होंगे। कराची में तो 30 से 35 खिलाड़ी ऐसा है जो हर वक्त PSL में पाकिस्तान ये डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हैं, सारे ऐसे लड़के मौजूद हैं। इस बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि हमारे शायकीन जो है वो इसलिए बददिल है कि आया हमारे नाम को गैर ज़रूरी तौर पे क्यों बदनाम किया जा रहा है और कराची के खिलाड़ियों को कराची ही के नाम से खिलाने में क्या मतलब प्रॉब्लम है। और आप जो हमारे ओनर हैं उनको ये बात आप क्यों नहीं कहते? एलिमेंट्री है तो अंडर 19 है तो फला है, आपने फार्मूले बना दिए। आपने ये फार्मूले क्यों बनाया कि एक शहर के अंदर एक बड़े शहर के 5 खिलाड़ी या 6 खिलाड़ी कम से कम 11 में खेलेंगे? तो उस सूरत में कराची की एक बड़ी तादाद जो है वो खेलते नजर आती, जब अपने शहर में खेलती है अपने शहर के खिलाड़ी को कि हम तो मेहमान नवाज भी हैं। और नो डाउट कि जहाँ भी मैच होता है शायकीन जो है वो अपने शहर को ज़रूर प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन दाद देने में कोई बखुल से काम नहीं लेते। दाद तो हर खिलाड़ी को मिलती है, सब पाकिस्तानी है, लेकिन कराची का नाम लेके कराची का खिलाड़ी नहीं है। और हम हर वक्त यही कहते हैं जी कराची बॉटम में, कराची बॉटम में। तो जब आपने उसको पनपने का मौका नहीं दिया, उसका कद बड़ा ही नहीं किया, तो उसका छोटा कद ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है। मुनीर भाई, ये अभी बात हो रही है, ये काफ़ी देर से इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं मुनीर कादरी साहब के कराची का अगर आप नाम इस्तेमाल करें, ये फ्रेंचाइज ओनर को कम से कम ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर जब आपके पास अवेलेबल लॉट में से बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो डिज़र्विंग भी हैं और जिनको इस लीग का हिस्सा भी होना चाहिए, अगर उनको नज़रअंदाज करके अगर इन खिलाड़ियों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया जाएगा और नतीजा भी अब कोई ख़ास नहीं आएगा, इसके कोई खातिर खा नताइज नहीं निकलेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या है इसका? तो क्या ये जो ओनर्स हैं ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कोई इस चीज़ को मेक श्योर करें कि लड़के भी जो टैलेंटेड हैं और ख़ास तौर पे कराची और लाहौर जैसे बड़े शहर हैं तो यहाँ के लड़कों को ज़्यादा मौके दिए जाएँ? फरमाइए। नहीं, ये बिल्कुल आपके कहना सही है। सबसे पहले तो मुनीर कादरी साहब को मेरा सलाम, और इनके भाई वजीर कादरी साहब का मुझे मालूम भी करना था तबीयत कैसी है। पिछले दिनों इस हादसे में थोड़ा सा जख्मी भी हुए थे।
आई थिंक मुनीर अब काफी बेहतर होंगे वजीर कादरी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बिल्कुल सही, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह की करम से काफ़ी बेहतर है। कल पहली दफ़ा वो घर से बाहर बाकायदा निकले और उन्होंने कहा आज जुम्मे की नमाज उन्होंने पढ़ी हो, तो कल उनका मैसेज आया था हमारे पास। डॉक्टर साहब बहरहाल ये है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद किया और हमारे इस मौके पर जो है हमें जो है वो याद रखे भाई। जी मुनीर भाई। जी अच्छा, अब बात कराची की तो हम काफी बात कर रहे हैं। देखिए, वसीम अकरम को फैजान बाकर जो कह रहे हैं वो बहुत हद तक बात सही भी है कि जब 15 में से 14 मैच आपकी टीम हार जाएगी तो ये तो मामला जो है वो गड़बड़ होते हैं। और पिछले दिनों शाहिद आफरीदी ने भी बड़ा खुल के बयान दिया था कि वसीम अकरम ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, यहाँ कोचिंग इस तरह नहीं चलेगी, उनको पूरा टाइम देना पड़ेगा कराची किंग्स के खिलाड़ियों को ताकि वो पूरा जा सके। अब जब इस तरह शिकस्त होती है तो फिर हर चीज निकलती है। तैयब ताहिर तो खिलाना कराची का एक बहुत बड़ा इशू है जिस पर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता क्यों निकला रहे। आज एक अच्छी चीज हुई है, कोयटा को समझ आ गई, उन्होंने पहले स्मिथ को आज अपनी प्लेइंग 11 में ले लिया है। और एक चीज और डिफरेंट आज नजर आई कि इस्लामाबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। नॉर्मली टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग कर रही थी, लेकिन आज उन्होंने बैटिंग का फैसला किया है। तो कुछ तब्दीलियां हमें नजर आ रही है। उमर अकबल भी अब टीम में नहीं है क्योंकि पोजीशन ऐसी नहीं थी कि उनको खिलाया जाए। लेकिन मोहम्मद हफीज को मैं एक बार फिर आज देख रहा हूँ तो ये जरा मेरे लिए थोड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक दोनों को ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट इंक्लूडिंग T20 क्रिकेट थोड़ा सा अब अपना देखना होगा कि इसी तरह चलाते रहेंगे या वक्त आ गया है कि स्पेशली मैं मोहम्मद हफीज की बात करूंगा क्योंकि मुझे उनका समझ में नहीं आ रहा है, कोई ना उनकी फॉर्म ना बॉलिंग ना बैटिंग, तो ये जरा उनको देखना होगा। लेकिन कोयटा ने एक बार फिर उनको मौका दिया है तो अब देखें कि क्या परफॉर्मेंस उनकी रहती है। तो अच्छा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो फिर मुश्किल है। जी फैजान मियां, अब आप बता दीजिए जल्दी से जरा कि कोयटा के हवाले से। देखिए कोयटा के हवाले से मुनीर भाई ने कहा कि एक्स्ट्रा, मैं कहता हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आज वो दे भी देते हैं हफीज, तो भी वही होगा, अगले 5 मैचों की जगह पक्की कर लेंगे और फिर 5 में कुछ कर लेंगे। हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस चाहिए नहीं हफीज से। अब हमें सिर्फ उनकी अपनी हाउसिंग स्कीम सरगोदा में उधर वो फोकस करें। उनकी क्रिकेट उनके ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के नाम पर जो 20-20 साल खेल गए ना, एक स्पेल ने वहाब रियाज के शेन वॉटसन के खिलाफ पूरे पाकिस्तान की जिंदगी खिला दी। और जुनैद खान जिस पर बहुत कम बात की जाती है, जो सही हकदार था ज्यादा अरसे क्रिकेट खेलने का, वो नहीं खेला, इधर उधर के लोग खेल गए। तो मुझे ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से भी अब कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इनके 22 साल 23 साल क्रिकेट में देने के बाद इनका एक्सपीरियंस 100 की एवरेज स्ट्राइक रेट है और बाबर आजम पे लानतान करते हैं। खुद की स्ट्राइक रेट 120 से ऊपर नहीं है अभी इसकी T20 में। तो बात यहाँ पे यही है हमारे यहाँ मसला कि हम हर शख्स को उस्ताद समझ लेते हैं, और जबकि उस्ताद जो मैकेनिक को कहा जाता है, सही लफ्ज है उस्ताद। उस्ताद कहते हैं हम, उस्ताद कोई होता नहीं है, उस्ताद तो मैकेनिक होता है। जो कहते हैं छोटे उस्ताद जी उस्ताद लाया, तो ये हमारे हर कोई उस्ताद बना हुआ है। वो तो कलाकारी हर किसी के पास होती नहीं है। और ये क्रिकेट जो है ना, वो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी अगर 50 साल लगा दे वो अच्छा कोच होगा या अच्छा मैनेजर होगा या अच्छा का वो होगा इंतजामी, अच्छा लेजेंड क्रिकेटर भी अच्छा कोच नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। देखें वसीम अकरम साहब का आप मुल्तान सुल्तान का करियर ले लें, कोयटा के अलावा तकरीबन टीम को कोच बने, और पेशावर के अलावा उनका आप उठा लीजिए माजी। इस्लामाबाद जब वो थे कंसल्टेंट थे, डीन जोन्स कोच थे, तो शर्जील और खालिद पे उंगलियां उठी, वसीम साहब का दाग ही नहीं आया, क्योंकि बड़े आदमी पे दाग ही नहीं आता ना, मरता तो छोटा आदमी है। तो क्या मैं थोड़ी कहता हूँ 96 से चले आ रहे हैं मामला। और देखें 1x बैट का ओपनली उनकी शर्ट पर भी नुमाया है, तो सब कुछ लीगल आए थे, फैंसियां हो रही है पाकिस्तान में। तो वसीम अकरम साहब खुश हैं और सलमान इकबाल भी खुश हैं। ठीक है जी, चलें जी। अब ये कि वक्त क्योंकि हमारे पास खत्म हो गया और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसकी अभी फैजान बाकर साहब ने भी निशानदाही की, मुनीर साहब ने भी। जी छोटा सा जल्दी से कह दीजिए। वो ये है कि देखिए मोहम्मद असीम, हफीज या शोएब मलिक जो भी खिलाड़ी, ठीक है, तनकीद हर एक को हक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम यह है कि अगर हम सियासत को, इंतजामी मामलात को और एक दूसरे पे जो हमारी ग्रुपिंग है, इसके सिलसिला बंद हो जाए तो हम 10 मैचों के बाद भी किसी को फारिग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये प्रॉब्लम है कि ये इन लोगों को बीच में जो गैप दिया गया, इसकी वजह से इनकी जो है हाइट बढ़ जाती है। अगर तो एक मौका देके इनको फारिग कर दिया जाए तो ये अपने आराम से जो है फारिग हो जाए, दूसरे बच्चे आ जाए। बहुत खूब, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। चले मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। फैजान बाकर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुनीर कादरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमानों ने शामिल गुफ्तगू रहे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। यकीनन बड़ी सख्त बातें हैं, लेकिन ये कहना ज़रूरी है। और हमारी कोशिश ये होती है अपने शो के अंदर, अपने प्रोग्राम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के हवाले से बात करें, क्योंकि क्रिकेट पे ही बात करना ज़रूरी है इस वक्त। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।